हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। देखिए, आज हम इस वीडियो में देखेंगे सबसे पहले एनसीईआरटी 9th जो कि साइंस चैप्टर 5 का एक तरह से शॉर्ट नोट्स हम देखने वाले हैं। पूरे चैप्टर का ओवरऑल फैक्ट क्या है, समरी क्या है, और उसके बाद हम एमसीक्यू लगाएंगे जैसे कि आप लोग डिमांड कर रहे थे। और ये सही भी रहेगा कि सबसे पहले आप उस चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिए कि हमें एक्चुअली में पढ़ना क्या होता है। छोटे छोटे चीज़ों को हम एक जगह रखने की पूरी कोशिश किए। समराइज मैंने कर दिया, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप आराम से बुक के भी लगा सकते हो, क्योंकि मैंने पेज का रेफरेंस भी दे दिया है ताकि किसी को किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेज नंबर 1 और 2 पर, कोशिका का इतिहास एवं खोज। देखिए, इसमें मैंने शॉर्ट में पॉइंट्स में बताया, आप चाहो तो बुक में भी अपना रेफरेंस दे करके समझ सकते हो। मैंने बुक को भी पढ़ करके हाईलाइट कर दिया कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर है, वो आप देख सकते हो। जैसे कि रॉबर्ट हुक 1665 में इन्होंने कॉर्क की पतली काट में सर्वनिर्मित अनगढ़त, ठीक है, अनगढ़त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सबसे पहले कोशिका को देखा था। लैटिन भाषा में सेल का अर्थ छोटा कमरा होता है। इन्होंने जो कोशिका को देखा था वो एक तरह से मृत कोशिका थी, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मृत कोशिका की खोज अगर कहा जाए तो यहाँ पर आपको याद रखना है रॉबर्ट हुक ने 1665 में, ठीक है, रॉबर्ट हुक 1665 में। फिर आते हैं ल्यूमेन हॉक, जो कि 1674 में इन्होंने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका, ठीक है, जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। अब इसको अगर आप बुक में भी देखना चाहो तो आराम से आपको बुक में मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आप बुक में भी देख सकते हो। देखो, पूरी तरह से यहाँ पर लिखा गया कि कोशिका का सबसे पहले जो कि देखा गया था, सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। उन्होंने कोशिका को कॉर्क की पतली काट में अनगढ़ जो कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। फिर बाद में ल्यूमेन हॉक आते हैं 1674 में, सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कोशिका की खोज किसने की, जीवित कोशिका किसने की, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर उसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। जेई पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका में स्थित जो कि तरल जैविक पदार्थ को जीवद्रव्य का नाम दिया, प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। फिर आते हैं 2 जीव वैज्ञानिक जिसमें स्लाइडेन और स्वान का नाम आता है। 1838-39 में इन्होंने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया था, और इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिका से बने होते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। और वे जीवन की मूलभूत इकाई के रूप में जाने जाते हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि विर्चो 1855 में उन्होंने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया और अच्छे से व्याख्या किया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बने होते हैं। ये पॉइंट भी है, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, राइट। फिर देखेंगे 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना और बहुत से अंगों को समझना भी संभव हो सका। मतलब कोशिका के और भी जो अंग होते हैं उनके बारे में समझना और आसान हो सका। अब यहाँ पे देख पाएंगे जैसे कि मैंने अपनी समराइज नोट्स में भी सब कुछ इंक्लूड किया हुआ है। आप इसे चाहो तो आराम से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने समराइज तरीके से सामने रखने की पूरी कोशिश की है। ये जो पीडीएफ होगा वो हम पे टेलीग्राम पर आपको दे देंगे, आप आराम से इस पीडीएफ को पढ़ सकते हो, या फिर ये हाईलाइटेड वाला जो पीडीएफ है ये हम बुक वाला पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम पर डाल देंगे। तो सबसे पहले आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि ये तो हमने सब कुछ देख लिया, आपको बता दिया। इसके बाद पेज नंबर 2 और 3 पर आप जाओगे तो वहाँ पे देखने को मिलेगा कि जीवों के प्रकार एवं श्रम विभाजन। जैसे कि एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, तो अमीबा, क्लाइडोमोनास, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया। अमीबा अपना आकार बदलता रहता है। अब यहाँ पर देखो, एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है, आप आराम से इनको समझ सकते हो यहाँ पर कि आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। यह पता चला कि एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव होता है। मतलब एकमात्र एक कोशिका जो है वो संपूर्ण में एक जीव हो सकता है। इसमें आता है अमीबा, क्लैडिमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सभी एक कोशिकीय जीव होती है। इन सजीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और इसके अतिरिक्त देखिए, बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। इसके कुछ उदाहरण के रूप में हम लोग कवक देख सकते हैं, पादप तथा जंतु को देख सकते हैं। ये जो होते हैं वे बहुकोशिकीय होते हैं, राइट। अब यहाँ पर भी मैंने वही चीज लिखा था। बहुकोशिकीय के अंतर्गत आप देखेंगे तो क्लियरली लिखा गया कि जैसे कि
कवक हो गए, पादप तथा जंतु हो गए, ये बहुकोशिकीय के अंतर्गत आते हैं, मतलब बहुत सारे कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। फिर रहते हैं स्थिर आकार वाली कोशिकाएं, जो कि हम लोग तंत्रिका कोशिका को कह सकते हैं। इसका आकार लगभग स्थिर और विशिष्ट होता है। ये भी आपका बुक में ऑलरेडी दिया गया, आप देख पाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया, सब कुछ बुक में ही हमने जो उठाया। कोशिका की आकृति तथा आकार उसके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, जैसे कि एक कोशिकीय अमीबा। ठीक है, कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका। राइट, अब यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप पढ़ेंगे। अब आता है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन बहुकोशिकीय जीवों के साथ साथ एक कोशिकीय जीवों के अंदर भी विशिष्ट घटकों द्वारा श्रम विभाजन होता है, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं, मतलब कोशिका के अंगक कहा जाता है। राइट, देखिए बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है, जैसे कि मनुष्यों की मतलब जैसे कि मनुष्यों में। इनका अर्थ यह है कि यह कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय क्या करता है, रुधिर को पंप करने का कार्य करता है। अमाशय का कार्य क्या होता है कि भोजन का पाचन। इसी प्रकार एक कोशिकीय में भी श्रम विभाजन होता है। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं, जिन्हें हम लोग कोशिकांग कहते हैं, और प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करते हैं। जैसे कि कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण करना, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना आदि, इन सभी चीजों में देखने को मिलता है। और कोशिकाओं के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं और जिसे हम लोग कोशिका कहते हैं। राइट, समझ में आया? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं अगर पेज नंबर 3 और 4 पे जाएंगे, जहां से पढ़ने को मिलेगा प्लाज्मा झिल्ली एवं परिवहन के बारे में। तो परिभाषा क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली की परिभाषा आप समझो कि यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है, जो कि लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। अब मैं आपको बुक पर रेफरेंस नहीं दूंगा, क्योंकि सारी चीज़ें हमने बुक पे रखी हुई है, बुक में हाईलाइट करके रखी हुई है। देखो क्या क्या चीज़ें जो आपकी प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ये सारा कुछ हमने विसरण, ओस्मोसिस, परासरण क्या है, वो सब कुछ हमने बुक में ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है। तो हम डायरेक्ट नोट्स पे आते हैं। ठीक है, बार बार नोट्स दिखाऊंगा, बार बार आपको ये दिखाऊंगा, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। एक ही चीज़ को बार बार देखोगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि क्या ही हम कर रहे हैं। राइट, तो हम डायरेक्ट अपने ये शॉर्ट नोट्स पे बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो प्लाज्मा झिल्ली होता है वो क्या होता है कि कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, जो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होगा, एकदम वीवीआई होगा, इसे याद रखना। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे कह सकते हैं वर्णात्मक परागमय झिल्ली, यानी सेलेक्टिवली प्रिएम्बल जो मेम्ब्रेन है, इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह केवल चुने हुए पदार्थों को ही अंदर या फिर बाहर जाने देता है। जैसे कि आप अगर देखना चाहें तो देखो यहाँ पर हमने जो बात किया, देखो क्लियरली लिखा गया है कि यह कोशिका का सबसे बाहरी परत होता है। कौन? प्लाज्मा झिल्ली की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली, और जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर जाने देती है और यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णात्मक परागमय झिल्ली कहते हैं क्योंकि यह कुछ सेलेक्टिव, मतलब यहाँ पर मैंने जैसे लिखा है कि क्योंकि यह कुछ चुने हुए पदार्थों को ही अंदर या फिर बाहर जाने की अनुमति देती है, इसलिए इसे कहा जाता है वर्णात्मक परागमय झिल्ली। अब गैसों का परिवहन जो होता है वो विसरण यानी डिफ्यूजन के द्वारा होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड या फिर गैस जो ऑक्सीजन है, इसका आदान प्रदान उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। देखो कुछ पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा, विसरण यानी कि डिफ्यूजन प्रक्रिया द्वारा जो कि आ जा सकते हैं। राइट, अच्छा, पदार्थों की गति जो है यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ये आपका जो गति करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। राइट, फिर आता है जल का परिवहन। जल का परिवहन जो है ओस्मोसिस यानी कि परासरण द्वारा होता है। वर्णात्मक परागमय झिल्ली द्वारा जल के अणुओं की गति को परासरण कहते हैं। ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि आप पढ़ पाएंगे। जल भी विसरण के नियम के अनुकूल ही व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति जब विभेदक वर्णात्मक परागमय झिल्ली द्वारा हो तो उसे हम लोग ऑस्मोसिस यानी परासरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। इस प्रकार परासरण की क्रिया में जल का नेट विसरण
एक विभेदक वर्णात्मक परागमय झिल्ली के द्वारा उच्च विलेय सांद्रता की ओर होता है। राइट, ध्यान में रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि विलयन के प्रकार और कोशिका पर प्रभाव। ठीक है, अल्प परासरणी दाबी विलयन जो होता है क्या होता है, देखिए 3 तरह का होता है, अल्प परासरण दाबी विलयन, सम परासरी विलयन और एक होता है अति परासरण दाबी विलयन, एक होता है एंटोसाइटोसिस। ठीक है, मतलब हेंडोसाइटोसिस। अब इन तीनों के बारे में समझते हैं एक एक करके। जैसे कि पहला पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कह रहा है कि अल्प परासरण दाबी जो होता है, माध्यम में जल की सांद्रता कोशिका से अधिक हो तो जल अंदर जाएगा और कोशिका फूलने लगेगी। ये जो होता है, अगर आपके डायरेक्ट पूछ लिया जाए ये कथन दे करके ये बताइए कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का दाबी विलयन है, तो यहाँ पे अल्प परासरण दाबी विलयन में ये कंडीशन होता है। राइट, अच्छा सेकंड वाला पॉइंट देखो, ये भी आपका कहाँ पर दिया गया वो मैं आपको बता देता हूँ। ये तीनों देखो यहाँ पर, ये तीनों चीज जो लिखी गई है, पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों चीज यही है। ठीक है, तो आराम से पढ़ लेना। फिर आता है कि सम परासरी विलयन। अब इसमें क्या होता है कि अंदर और बाहर जल का सांद्रता समान हो तो कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं आता है, और उस तरह के हम लोग कहते हैं सम परासरी विलयन। फिर आता है अति परासरण दाबी विलयन। ये होता है कि बाहर का विलयन अधिक सांद्र हो तो जल बाहर आ जाएगा और कोशिका सिकुड़ जाएगी। तो ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट है, जैसे कि एंडोसाइटोसिस क्या होता है, तो कोशिका झिल्ली के लचीलेपन के कारण जीव बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, अमीबा इसी प्रक्रिया से भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, पेपर में पूछा जा सकता है कि अमीबा बताइए कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से भोजन प्राप्त करते हैं, तो एंडोसाइटोसिस। जब हम एमसीक्यू आपको कराएंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस तरह से, हम पूरे चैप्टर से आपको एमसीक्यू कराते ही हैं, जैसा कि आपने पहले भी देखा है। वो अलग बात है कि आप वीडियो को अच्छे से नहीं देखते हो, तो ये फिर आपकी गलती है। नेक्स्ट हम पॉइंट पे आते हैं, और अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा पॉइंट बनता है कि पेज नंबर 5-6 पे आप जाओगे तो कोशिका भित्ति देखने को मिलेगा। अब देखो इसमें संरचना की बात करें तो यह केवल पादप कोशिकाओं में, कवक तथा बैक्टीरिया में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर पाई जाती है। यह मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है जो पौधे को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। कौन, किसकी बात की जा रही है, तो हम लोग यहाँ पे कोशिका भित्ति की बात कर रहे हैं। और कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है, और पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। राइट, यहाँ पे ये भी लिखा गया कि सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आता है जीवद्रव्य संकुचन क्या होता है। तो देखो जीवद्रव्य संकुचन हम लोग इसको कहते हैं जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, और इसे जीवद्रव्य संकुचन कहते हैं। राइट, नोट में यहाँ पर एक पॉइंट और भी मेंशन किया गया कि केवल जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, मृत कोशिकाओं में नहीं। जैसे कि उबली हुई रियो की बत्ती में परासरण नहीं होता है। ये आपका देखो अच्छे से क्लियरली लिखा गया, जब आप क्रियाकलाप को ये करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो देखो रियो की बात यहाँ पर भी लिखा गया कि रियो की बत्ती में झिल्ली को पानी में रख करके अगर आप इस पूरे क्रियाकलाप को करोगे तो समझ में आएगा। और लास्ट में कंक्लूजन करके लिखा गया है कि इस क्रियाकलाप से क्या निष्कर्ष निकलता है, तो इससे पता चलता है कि केवल जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, न कि मृत कोशिकाओं द्वारा। तो ये कथन के रूप में हो सकता है कि अगर पेपर में प्रश्न बन जाए तो डेफिनेटली याद रखना जरूरी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नोट करके इस पॉइंट को मेंशन कर दिया था। ठीक है, अगला आता है पेज नंबर 6 और 7 पे जाओगे, जहाँ पर केंद्रक के बारे में हमें देखने को मिलेगा। अगर इसकी संरचना की बात करें तो केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत की केंद्रक झिल्ली होती है जिसमें छोटे छिद्र होते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे केंद्रक कहते हैं। क्रोमोसोम क्या होता है, गुणसूत्र, या केवल कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। ये पॉइंट महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सब कुछ मेंशन किया गया कि केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम में अनुवांशिक गुणों को जो सूचना होती है वे माता पिता से डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। ये तो सारी पॉइंट इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ इसके बाद आप यहाँ पर ये देखोगे कि डीएनए अणु में
कोशिका का निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है। जो कोशिका विभाजन नहीं हो रही होती है उसमें डीएनए क्रोमैटिन पदार्थ जो कि पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। ये पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया। अब एक चीज और ध्यान रखना है कि क्रोमैटिन पदार्थ धागे की तरह संरचनाओं की एक जाल का पिंड होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। तो क्रोमैटिन और क्रोमोसोम दोनों को ध्यान में रखिएगा कि क्या क्या चीजें होती हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जीन के बारे में बताया गया। तो हमने देख लिया कि डीएनए में क्रियात्मक खंड को हम लोग जीन कहते हैं। ठीक है, क्रोमैटिन क्या होता है? तो जब कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है तब वहां पे डीएनए धागे के जाल के पिंड के रूप में रहता है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक भी। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। मतलब प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है और इसमें अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र को केंद्रकाय न्यूक्लियोइड कहते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया, इसमें झिल्ली युक्त अंगक भी अनुपस्थित होते हैं। अगर हम देखा जाए यूकैरियोटिक में तो इसमें सुस्पष्ट केंद्रक झिल्ली अथवा झिल्ली युक्त अंगक भी पाए जाते हैं। मतलब जितने भी कोशिका के अंगक अधिकतर विकसित सुविकसित है वो आपका यूकैरियोटिक के अंतर्गत ही देखने को मिलेगा। ठीक है, पेज नंबर 7 और 8 पर जाओगे तो वहां पे आपको पढ़ने को मिलेगा कि प्रमुख कोशिकांग, कोशिकांग मतलब कोशिका के जो भी अंगक है, जैसे कि हम गोल्जी का उपकरण जानते हैं, आपका एससीआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानते हैं, लाइसोसोम आपका आता है। ये सारी चीजें आपका कोशिका के एक अंगक के रूप में काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि अंतर्द्रव्यीय जालिका, जिसको हिंदी में इंग्लिश में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर कहा जाता है। देखो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला तो आपका आरईआर होता है यानी खुरदरी ईआर, और एक होता है आपका चिकनी ईआर। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, याद रखिएगा। जैसे कि आपका जो खुरदरी है इसकी सतह पर राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण का ये कार्य करते हैं। फिर आता है आपका एसईआर में यानी चिकनी ईआर की बात करें तो यह वसा या फिर लिपिड के अणुओं के निर्माण में सहायक होते हैं। तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो अगर पहला पूछा जाए कि राइबोसोम की जब बात है तो वहां पे हम किसको टिक करेंगे? तो आरईआर हो जाएगा राइबोसोम के निर्माण। और अगर वसा और लिपिड की जब बात की जाए तो वहां पर हम एसईआर को करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। झिल्ली जीवांत जनन जो होता है, ईआर द्वारा निर्मित प्रोटीन और वसा का उपयोग कोशिका झिल्ली बनाने में होता है और इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवांत जनन भी कहा जाता है। देखो यहाँ पर अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो क्लियरली देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर है देखो कोशिका के अंगक के बारे में अगर हम बात करें तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में सब कुछ बताया गया कि क्या क्या होता है। और इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर तो यह कोशिका जो है यह कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? झिल्ली जीवांत जनन कहते हैं। यही तो बात यहाँ पर भी हमने लिखा हुआ है शॉर्ट में। राइट, आगे देखते हैं। फिर आता है कशेरुकी। यह कशेरुकी के यकृत में कार्य जो होता है देखा जाए तो एससीआर यानी जो चिकनी ईआर है यकृत के कोशिकाओं में विष तथा दवा को निराविषीकरण यानी डिटॉक्सिफिकेशन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पूरी अच्छे से यहाँ पर लिखा गया। ये सारी चीज़ें आप देख करके पढ़ लेना, बुक को अच्छे से समझ लेना। राइट, नेक्स्ट हम आते हैं गोल्जी काय उपकरण पर। देखो गोल्जी उपकरण की बात करें तो इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी और इन्होंने ब्लैक रिएक्शन विधि विकसित की और 1906 में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो सिंपल सा आपको ये याद रखना है कि गोल्जी उपकरण की खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। राइट, अच्छा, इसे ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी गोल्जी उपकरण को कहा जाता है। इसका कार्य क्या होता है? तो पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पुटिका में पैकिंग करना। यह सामान्य शर्करा से जटिल शर्करा बनाता है और लाइसोसोम का निर्माण भी गोल्जी काय उपकरण के द्वारा होता है। जब आप गोल्जी काय उपकरण को अच्छे से पढ़ेंगे तो देखो मैंने अच्छे से लिख भी दिया है कि कैमिलो गोल्जी द्वारा वर्णित गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र होता है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती है। इन्होंने ब्लैक रिएक्शन मेथड विकसित किया था। 1906 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। सब कुछ यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। जब कैमिलो गोल्जी के बारे में पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक पॉइंट मैंने हाईलाइट करके रखा है
जो कि ब्लैक रिएक्शन, ठीक है, ब्लैक रिएक्शन। तो ये आप सब कुछ अच्छे से पढ़ लेना कि ब्लैक रिएक्शन एक्चुअली में था क्या, ठीक है। और सन 1906 में इन्हें सेंटियागो रेमोनी गजाल के साथ, जो कि नोबेल प्राइज दिया गया था, ये ध्यान में रखिएगा। तो समझ में आ रहा है सारी चीज़ें, आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। और अगला है जो कि हमारा लाइसोसोम। देखिए लाइसोसोम आत्मघाती थैली के रूप में जानते हैं। कार्य क्या है, तो यह कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र माना जाता है। इसमें शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो कि RER द्वारा बनाए जाते हैं, यानी जो खुरदरी आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके द्वारा ये बनाए जाते हैं। ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर SCR कभी कभी अगर कथन फॉर्मेट में दे दें तो गलती हो जाएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा, RER यहाँ पर होता है, राइट। फिर इसमें उपनाम की बात करें तो कोशिकीय चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या फिर मृत हो जाती है तो लाइसोसोम क्या करता है कि लाइसोसोम फट जाता है और इसके एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा देते हैं, इसलिए इसे आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हम जानते हैं। फिर यहाँ पे पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि इसे कोशिका का पावर हाउस के रूप में जानते हैं हम। उपनाम इसे कोशिका का बिजली घर, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ऊर्जा मुद्रा की बात करें तो यह जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा ATP यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में प्रदान करता है। ATP को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। ये डायरेक्ट प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। विशेषता की बात करें तो यह एक अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें स्वयं का DNA तथा राइबोसोम होते हैं, जिससे यह अपना कुछ प्रोटीन खुद बना सकता है। तो ये याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में DNA और राइबोसोम जो कि होते हैं, राइट। तो ये हमने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा भी है कि माइटोकॉन्ड्रिया में अपना DNA और राइबोसोम होते हैं। यहाँ तक क्लियर है। फिर देखिए प्लास्टिड, जिसमें हम लोग हिंदी में इसको लवक कहते हैं, यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, राइट। ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। इसके भी दोहरे स्तर स्वयं का DNA तथा राइबोसोम होते हैं, ठीक है। मतलब इसका भी एक तरह से कह सकते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में DNA और राइबोसोम होते थे, इसका भी होता है। यहाँ पे देखिए जैसे दो प्रकार के हमने देखा, तो पहला यहाँ पे आता है क्रोमोप्लास्ट, एक तरह से रंगीन होता है। हरी पत्तियों में मिलने वाले क्लोरोफिल युक्त क्रोमोप्लास्ट को जो कि क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक कहते हैं, ठीक है, जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। अच्छा, सेकेंड वाला की अगर हम बात करें, ल्यूकोप्लास्ट, जो कि रंगहीन होता है, यह प्राथमिक रूप से संचय अंगक होता है, जैसे भोजन का संचय करता है, भंडारण करता है। इसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित रहते हैं। तो ये दोनों आपको याद रखना है कि क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आप देखने को मिलेगा रसधानी। यह कह सकते हैं कि जंतु कोशिकाओं में बहुत छोटी या फिर अनुपस्थित होती है, जबकि पादप कोशिकाओं में बहुत बड़ी होती है। केंद्रीय रसधानी जीवित कोशिका के आयतन का 50 से 90% तक घेरे रहती है। यह पादपों को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करता है। ये सारी चीज़ें आपको बुक में देखने को मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि हमने कहीं अलग से रखा है। सब कुछ मैंने ऑलरेडी आपको देखिए मार्क कर दिया है, सब कुछ पढ़ सकते हो। रसधानी को पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट अगर देखेंगे आगे की तरफ तो एक पॉइंट और आपको मिलेगा, जैसे कि पेज नंबर 8 पे जब आप जाओगे तो कोशिका विभाजन के बारे में, ठीक है। कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन जो है, जिसमें दो प्रकार के, एक तो सूत्री विभाजन होता है जिसे माइटोसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया में मात्र कोशिका विभाजित होकर के दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाएं के समान होती है। देखो कहने का मतलब ये है, जब आप कोशिका विभाजन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्लियरली क्या क्या लिखा गया कि जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती है, जिससे पुरानी मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन और प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं। कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं और सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन नामक दो मुख्य प्रकार की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे समसूत्री विभाजन में तो क्या क्या था कि जो मातृ कोशिका थी, जिसमें आप देख पाएंगे 1 2 3 4 था, तो ये क्या होता है जब टूटने के बाद संतति कोशिका जब बनती है तो वहाँ पर क्लियरली आप देख पाएंगे कि वापिस से 4 ही है, 1 2 3 4। यही बात यहाँ पर भी कह रहा था, क्लियरली मेंशन किया गया है कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकाओं के समान ही होती है। मतलब अलग नहीं होता है कि 4 है, पहले था मातृ कोशिका में 4 था और बाद में ये एक्स्ट्रा बन रहा है, कम बन रहा है, तो नहीं होता, समान होता, तब इसलिए इसे समसूत्री विभाजन भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से जीवों में वृद्धि तथा ऊतकों की मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। अब होता है अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ पे देखिए यह प्रजनन अंगों या फिर ऊतकों की विशेष कोशिकाओं में होता है, जिससे क्या होता है कि युग्मक बनते हैं।
इसमें एक कोशिका से 4 नई कोशिकाएं बनती है और संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की आधी रह जाती है। ठीक है, अब ये भी आप समझोगे तो सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। देख सकते हो मातृ कोशिका, फिर उसके बाद आपका अर्धसूत्री विभाजन का पहला फेज और फिर इसका दूसरा फेज, संतति कोशिका में आधी रह जाती है। राइट, तो ये सारी चीज़ें जो कि हम कवर किए अपने शॉर्ट नोट्स के थ्रू, और साथ में आपको मैंने रेफरेंस भी दिखाया कि किस तरह से आप नोट्स अपना खुद का भी बना सकते हो। इस तरह से अगर आपको एनसीईआरटी का नोट्स बनाना है तो फिर आप इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करते हुए जो भी मैंने हाईलाइट पॉइंट किया है आपको बताया, आप इनका शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, या फिर एज इट इज़ ये पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। मैं टेलीग्राम में इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा। स्मार्ट रिवीजन टिप्स के अंतर्गत देख सकते हैं कि स्वयं का डीएनए रखने वाले जो अंगक होते हैं, जिसमें केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है और प्लास्टिड होता है, इनका स्वयं का डीएनए होता है, जैसे हमने ऊपर में भी देखा था। झिल्ली रहित अंगक की बात करें तो राइबोसोम एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में होता है। एक कोशिकीय जीव भोजन ग्रहण विधि जैसे कि एंडोसाइटोसिस, अमीबा जो है इसी प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और यकृत को जहर मुक्त करना किसका काम होता है? एससीआर का, यानी चिकनी अंतःद्रव्य जालिका का काम होता है। तो कुल मिलाकर आज हमारे पास इतने सारे फैक्ट थे, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि हमने शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको एक तरह से कंप्लीट एनालिसिस कराया। राइट, उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी, और इस वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट चाहिए वो भी आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हम और भी अच्छे तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकें। मेरा काम है आप लोगों को जितना हो सके उतना अच्छे से बेनिफिट दे सके। ऐसा नहीं कि मैं बाकी लोगों की तरह आपका टाइम पास करना या फिर बस आऊँ और जो भी मन करे वो करके चला जाऊँ। मैं आप लोगों के हित में काम करने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग जो बोलेंगे कि ये इसमें ये इम्प्रूवमेंट चाहिए, इसको थोड़ा सा ये मॉडिफिकेशन चाहिए, तो हम वो पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करके जाए, फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना नोट्स अब खुद से तैयार करिए। अब किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। अब मिलते हैं इसके हम लोग नेक्स्ट वीडियो, जो कि एमसीक्यू में, यहाँ पर देखेंगे आपको और बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें क्लियर होगी कि एमसीक्यू कैसे लगाना होता है। ठीक है, एनसीईआरटी का एमसीक्यू किस तरह से प्रश्न बनते हैं। क्लियर, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।